हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। आज बात करूंगा एम्बैंकमेंट सबग्रिड कंस्ट्रक्शन पार्ट 11 के बारे में दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो सेक्शन 300 में लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्क ऑन द मैन एम्बैंकमेंट द फिल मटेरियल शेल नॉट बी प्लेस्ड अगेंस्ट any abutment or beam wall unless permission has been given by the engineer, but in any case not until the concrete or masonry has been in position for 14 days. The embankment and subgrade shall be brought up simultaneously in equal layers on each sides of the structure to avoid displacement and unequal pressure. The sequence of work in this regard shall be got approved from the engineer. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो मुख्य मेन एम्बैंकमेंट पर काम का स्वतंत्र होना बताया गया है। इसमें जो हमने आगे इसके पहले वाले वीडियो में जो बताया था उसी से जुड़ा हुआ कुछ हिस्सा है कि जो अब हम ब्रिज के पास वर्क करते हैं एम्बैंकमेंट और सबग्रेड के बारे में, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जब तक अभियंता द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन किसी भी मामले में ठोस या चिनाई के लिए 14 दिनों के लिए स्थिति में नहीं होने तक किसी भी निरस्त या बिंग की दीवार, मतलब जो वहाँ अपार्टमेंट की दीवार या बिंग वॉल की दीवार के खिलाफ वहाँ कोई भी सॉइल वहाँ नहीं डाला जाएगा, कोई भी मटेरियल फिल नहीं किया जाएगा, नहीं रखा जाएगा वहाँ। इसके बारे में बताया गया कि जब तक उसकी पूरी अच्छे से मशीनरी जो भी हम कंक्रीट किए या मशीनरी वर्क किए हैं उसकी पोजीशन जो 14 डेज तक कंक्रीट की स्ट्रेंथ मतलब आने के बाद ही हम उसमें मटेरियल फिल करेंगे। उसकी जो फिल्टर मीडिया जैसे हम डालते हैं तो फिल्टर मटेरियल जो भी डालते हैं तो उसके लिए जब हम उसकी स्ट्रेंथ आने के बाद ही हम वो काम करेंगे। बिंग वॉल की दीवार के पास जो भी हम उसमें सामग्री को भरेंगे वो 14 डेज के बाद ही करेंगे दोस्तों। तो इसमें ये बताया गया है। इसके बाद बोला गया कि विस्थापन और आसमान जो इसमें एम्बैंकमेंट में विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट और अनइक्वल जो प्रेशर आता है तो उसको बचाने के लिए संरचना के प्रत्येक किनारों पर समान परतों में एम्बैंकमेंट और सबग्रेड को एक साथ लाया जाएगा और इस संबंध में कार्य का अनुक्रम अभियंता मतलब इंजीनियर से अनुमोदित किया जाएगा, इंजीनियर के अनुसार किया जाएगा जो भी हम वर्क वहाँ करेंगे। और द मटेरियल यूज्ड फॉर एम्बैंकमेंट शैल नॉट बी एन ऑर्गेनिक सॉइल और हाईली प्लास्टिक क्ले हैविंग plasticity index and liquid limit more than 20 to 40 respectively when tested according to IS 27 part 5. Filling behind abutments and beam walls for all structures shall conform to the general guidelines given in IRC 78. The fill materials shall be deposited in horizontal layers, loose thickness and compacted thoroughly to the requirements of table 302. तो दोस्तों इसमें कहा गया कि जो बैक फिलिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सभी मटेरियल एक ऑर्गेनिक मिट्टी या अत्यधिक के प्लास्टिक की मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें कि IS 27 पार्ट 5 के अनुसार परीक्षण किए जाने पर उसका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो 20 और लिक्विड लिमिट जो है वो 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बताया गया इसमें। और सभी संरचनाओं के लिए एम्बैंकमेंट और बिंग वॉल के पीछे जब हम जो भरते हैं उस मटेरियल की जो इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट्स दी हुई है कि 20 और 40 PI 20 दी हुई है और लिक्विड लिमिट 40 दिया हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और IRC में दिए गए सामान्य निर्देशों के अनुरूप जो IRC 78 है उसके अनुसार इसमें काम किया जाएगा, भराव किया जाएगा। और भराव मटेरियल को लूज जो मोटाई में डालकर उसे परतों में जमा किया जाएगा, लेयर बाय लेयर उसको डाला जाएगा लूज, और उसको फिर 302 टेबल 302 के अनुसार उसको कॉम्पैक्ट किया जाएगा। उसमें जैसे 302 में एम्बैंकमेंट और सबग्रेड के लिए अलग अलग कॉम्पैक्सर बताया गया कि 97 और 95 चाहिए, तो उसके अनुसार उसमें कॉम्पैक्शन किया जाएगा। जब तक वो हमको अचीव ना हो जाएगा तब तक उसमें कॉम्पैक्शन किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद बोला गया कि वेयर द प्रोविजन ऑफ एनी फिल्टर मीडिया इज स्पेसिफाइड बिहाइंड द अबैटमेंट द सेम शेल बी लेड इन लेयर्स सिमल्टेनियसली विद द लेइंग ऑफ फिल मटेरियल द मटेरियल यूज्ड फॉर फिल्टर शेल बी कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिल्टर मीडियम
spelled out in clause 2504 unless otherwise specified in the contract। दोस्तों कहा गया कि जहाँ किसी भी जगह हम फिल्टर मीडियम के प्रावधान को निरस्त करने के पीछे किया गया है कि वहीं हमको फिल्टर मीडिया डालना है या भरना है, किसी भी जगह किसी भी स्ट्रक्चर के पीछे हमको फिल्टर मीडिया फिल करना है। जैसे अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट के पीछे हमको फिल्टर मीडिया जो डालेंगे हम भरेंगे, उसको हम क्रम वाइज उसको बिछाने के साथ साथ परतों में रखा जाएगा, उसको लेयर वाइज लेयर रखा जाएगा। और उसके बाद उसमें फ़िल्टर के लिए उपयोग की जो भी मटेरियल है वो क्लास 2504 में के माध्यम से हमको उसकी आवश्यकता अनुरूप वो मटेरियल रखना पड़ेगा, उसमें जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होगी उस मटेरियल को, तो उस रिक्वायरमेंट्स के अनुसार हम उस मटेरियल का यूज करेंगे दोस्तों। जब तक कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरह दिया गया स्पेसिफाइड ना हो तब तक हम उसका यूज नहीं कर सकते। यदि स्पेसिफाइड है कि हमको इस तरह मटेरियल यूज करना है, ये क्लॉज से 2504 क्लॉज से लेना है या कि IRC 78 के अनुसार करना है, तो उसके हिसाब से हमको काम करना है दोस्तों। इसके बाद वेयर इट मे बी प्रैक्टिकल टू यूज कन्वेंशनल रोलर्स द कॉम्पैक्शन विल बी कैरिड आउट बाय एप्रोप्रिएट मैकेनिकल मीन्स सच एज स्मॉल वाइब्रेटरी रोलर, प्लेट कॉम्पैक्टर और पावर रैमर। केयर शिल बी टेकन टू सी दैट द कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट डज नॉट हिट और come too close to any structural member so as to cause any damage to them or excessive pressure against the structure। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि जहाँ पारंपरिक रोलर्स का उपयोग करना अव्यवहारिक हो सकता है, जहाँ भी हम रोलर्स का यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ हमको कॉम्पैक्शन के लिए अन्य साधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे छोटे जो रोलर आते हैं, कॉम्पैक्शन रोलर आते हैं या कि वाइब्रेटरी रोलर होते हैं, प्लेट कॉम्पैक्टर रहते हैं या कि पावर रैमर रहते हैं, तो उनका हम उपयोग कर सकते हैं कॉम्पैक्शन के लिए, या उनका उपयोग किया जाएगा। और ये देखने के लिए ध्यान रखा जाएगा कि कॉम्पैक्शन उपकरण हीट ना हो या किसी संरचनात्मक मेंबर के बहुत करीब ना आए, ताकि उन्हें कोई क्षति ना पहुँचे या उसके कारण कोई भी संरचना में नुकसान ना हो, उसके कारण कोई भी दबाव अतिरिक्त दबाव ना आए कि स्ट्रक्चर को हानि पहुँचे, तो उसका भी ध्यान दिया जाएगा दोस्तों। जैसे कभी कभी दोस्तों टो बाल्स बनाते हैं या कि हम रिटेनिंग बाल्स बनाते हैं रोड में, पहाड़ी एरिया में, तो उसमें जो फिल्टर मीडिया डालते हैं कि फिल्टर मटेरियल डालते हैं, तो उसमें जो हम कॉम्पैक्शन करेंगे तो उसका ध्यान रखा जाएगा कि हमको हैवी रोलर्स का यूज़ नहीं करना है। वहाँ कॉम्पैक्शन के लिए प्लेट कॉम्पैक्टर या कि पावर रैमर या कि उसमें वाइब्रेटरी रोलर का यूज कर सकते हैं। जो स्मॉल वाइब्रेटरी रोलर होते हैं उनका उपयोग करके ही हमको कॉम्पैक्शन करना है, ताकि उसमें अतिरिक्त बार प्रेशर उसमें ना आए स्ट्रक्चर में। तो उस चीज़ का भी ध्यान देना है दोस्तों, उसके हिसाब से ही काम करना है हमको। इसके बाद इसमें बोला गया है कि क्लॉज 305.4.5 में कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट ओवर ग्राउंड इन केपेबल ऑफ सपोर्टिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की सहायक उपकरणों के निर्माण के लिए ज़मीन पर जो इनकेपेबल असमर्थ एम्बैंकमेंट का निर्माण किया जाता है, तो उसके बारे में बताया गया है कि जो देयर एम्बैंकमेंट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ग्राउंड विच विल नॉट सपोर्ट द वेट ऑफ रिपीटेड हैवी लोड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। द फर्स्ट लेयर ऑफ द field may be constructed by placing successive loads of material in a uniformly distributed layer of minimum thickness required to support the construction equipment as permitted by the engineer. The contractor, if so desired by him, may also use suitable geosynthetic material to increase the bearing capacity of the foundation. This exception to normal procedure will not be permitted where in the opinion of the engineer the embankment could be constructed in the approved manner over such a ground by the use of lighter or modify equipment after proper ditching and drainage have been provided. Where the exception is permitted, the selection of material and the construction procedure to obtain an acceptable layer shall be the responsibility of the contractor. The cost of providing suitable traffic conditions for construction equipment over any area of the contract will be the responsibility of the contractor, and no extra payment will be made to him. The remainder of the embankment shall be constructed as specified in clause 305.3
3। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि जहां एम्बैंकमेंट का निर्माण पूरे मैदान में किया जाना है, जो निर्माण उपकरणों के भार के लिए, मतलब लोड के लिए, लोड जहाँ ज़्यादा लोड आता है, भारी लोड आता है, हैवी लोड आता है, तो वो आएगा, तो वहाँ हमको क्या करना है कि वहाँ भारी उपकरणों का यूज़ नहीं करेंगे हम, ऐसा ध्यान देना है हमको। और जहाँ भी निर्माण उपकरणों के भार के भारी का समर्थन, मतलब हैवी लोड का यूज़ नहीं करेगा, और वहाँ भराव की पहली परत का निर्माण किया जा सकता है। वहाँ पर पहली परत जो हम डालेंगे उसका निर्माण किया जा सकता है, और इंजीनियर द्वारा अनुमति के रूप में निर्माण उपकरणों के समर्थन के लिए आवश्यक न्यूनतम मोटाई की समान रूप से वितरित परत में सामग्री की क्रमिक भार रखा जाएगा, कि इंजीनियर द्वारा पहले पूछा जाएगा कितनी लेयर में हम इसको कार्य कर सकते हैं, उतनी लेयर रख के वहाँ, और जो इंजीनियर द्वारा उपकरण, जो निर्माण उपकरणों की इक्विपमेंट की अप्रूवल मिलेगा, उसी इक्विपमेंट का यूज करके हम वहाँ कॉम्पेक्शन करेंगे। और ठेकेदार यदि उसके द्वारा वंचित है तो नीचे की आसाद क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त भू रासायनिक सामग्री का भी उपयोग कर सकता है। जो भी वहाँ भू रासायनिक सामग्री का उपयोग करके भी उसकी कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। और समान प्रक्रिया की इस अपवाद की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहाँ अभियंता की राय में उचित खाई और जल निकासी के बाद लाइटर या संशोधित उपकरणों के उपयोग द्वारा इस तरह की ज़मीन पर स्वीकृत तरीके से एम्बैंकमेंट का निर्माण किया जा सकता है, जहाँ इस पर अपवाद की अनुमति है, जहाँ मतलब विवाद की ऐसी समस्या है, तो सामग्री और एक स्वीकार परत प्राप्त करने के लिए निर्माण प्रक्रिया का चयन ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी क्षेत्र में निर्माण इक्विपमेंट के लिए उपयुक्त ट्रैफिक की स्थिति प्रदान करने की लागत जो है ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, और उसे कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा उसमें। और एम्बैंकमेंट के शेष भाग का निर्माण खंड 305.3 में निर्दिष्ट के जो दिया गया है, उसमें निर्दिष्ट हुआ है, उसके हिसाब से ही कार्य किया जाएगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है क्लॉज 305.3 में, उसके हिसाब से एम्बैंकमेंट का काम किया जाएगा दोस्तों। तो इसमें जो भी इंजीनियर है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रैफिक के लिए, जो भी वो अलग से वहाँ एक रास्ता प्रोवाइड कराएगा, ताकि ट्रैफिक आसानी से निकल सके। यदि वो वर्क कर रहा है तो वो जो भी रास्ता बनाएगा वो उसकी जिम्मेदारी होगी, कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी, उसका कोई अलग से पेमेंट नहीं किया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने